नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति चुनाव और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट करी है। हालांकि ये भेंट बेहद खास बताई जा रही है और एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद कृषि कल्याण की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में सीधे तौर पर पैसा भेजा गया। तो वहीं बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने के लिहाज से भी सरकार कई योजनाएं बना रही है। 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। किसान कल्याणकारी कार्यक्रमों को जो हमने लोगों के बीच में पहुंचाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से किसानों के बीच में पहुंचाने का काम कर रही है, उसका विवरण हमने आपके सामने रखा है। आज उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में पहुंच रहा है। 11 किस्त मिलाकर के 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में सीधे भेजी गई है। तो वहीं हथकरघा दिवस के मौके पर आज बुनकरों के बीच पहुंचे सांसद रवि किशन, उनके साथ में उर्दू अकेडमी के चेयरमैन कैफुल बराह भी मौजूद रहे। बुनकरों ने दोनों का स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बुनकरों के लिए काम कर रहे हैं, हर तरह की स्कीम चला रहे हैं, सभी को लोन भी सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो रहा है। बीजेपी सरकार लगातार बुनकरों के लिए प्रयासरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा लेके चल रहे हैं, उसको पूज्य महाराज जी ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए ये बताया कि बुनकर समाज जो है, जो एक गौरवशाली समय के साथ चलता रहा। कुछ सालों पहले पिछली सरकार में इन लोग नदारत रहे, इन लोगों के ऊपर कभी गौर नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो सारी योजनाएं इनकी बिजली में इनके बिल में छूट, इन लोगों को बहुत सारा ऋण की योजनाएं, इन लोगों को बीमा योजना कि इनके शरीर पर कभी मृत्यु हो जाए काम करते हुए, कोई बीमारी हो जाए, इनके इलाज के पैसे, उतनी सारी योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली हमारी मुलाकात के दौरान भी दिल्ली में कहा था। आत्मनिर्भर भारत में बुनकर समाज जो बहुत बड़ा समाज है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सीजेएम जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस को सौंपी गई है। आपको बता दें कि मामला 7 जून 2015 का, जब सरकारी नौकरी में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवा क्षेत्र के कसरबल में आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। इसी बीच विवाद बढ़ा और लाठीचार्ज हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप लगाया गया कि पुलिस की गोली से ये मौत हुई है, जिसके बाद इसे आंदोलन को उग्र रूप लेते हुए भी देखा गया। आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो वहीं मामले में तत्कालीन सहजनवा थाना अध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामले में नामजद डॉक्टर संजय निषाद ने 21 दिसंबर 2015 को कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेजे गए। 14 जनवरी 2016 को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। ये मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें अब गैर जमानती वारंट जारी करते हुए संजय निषाद को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी बड़ा मामला सामने आया है। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मंत्री राकेश सचान कोर्ट से अपनी सजा की फाइल थी, उसको लेकर के वहां से रफूचक्कर हो गए। मंत्री राकेश सचान को इतना सब्र तक नहीं हुआ कि क्या कुछ फैसला आने वाला है, वो कोर्ट का फैसला सुन लें। सचान के खिलाफ 35 साल पुराना एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अवैध हथियार के पुराने मामले में शनिवार को उन्हें दोषी करार दिया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें सजा भी सुनाई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही वो वकील की मदद से सजा के आदेश की ओरिजिनल कॉपी लेकर वहां से रफूचक्कर हो गए। अब पुलिस ने इस पूरे मामले के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
बताया जा रहा है कि वो बिना बेल बॉन्ड भरे ही कोर्ट रूम से निकल गए। इसके बाद कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और पेशकार से कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली में मंत्री के खिलाफ तहरीर भी दी है। तो दूसरी तरफ मेरठ पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। जहां कांग्रेस और राहुल गांधी कुआड़े हाथों लेते हुए नजर आए, तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस वंशवाद की पार्टी है, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया। तिरंगा को लेकर के बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि एकजुटता का संदेश राष्ट्रवाद का अभियान है, सभी को एकजुट आना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास पर आज स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आदरणीय मोदी जी का सपना है, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रभक्तों ने जो देश के लिए शहादत किया है, जिसके कारण आज देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले लोग भारत माता का जय का नारा लगाने में संकोच करते थे। ये कांग्रेसियों के शासनकाल में दुनिया के किसी कोने में देश का प्रधानमंत्री जाता था तो कोई नोटिस नहीं लेता था। आज मैं कह सकता हूं कि देश का प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी लंदन के धरती पर उतरते हैं और वहां के नौजवान, वहां के लोग बीजेपी का झंडा नहीं, तिरंगा झंडा लेकर दौड़ते हैं और भारत माता के जय का नारा लगता है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में आरएलडी प्रदेश प्रवक्ता अंकुर सक्सेना ने पार्टी से इस्तीफा दिया और अमूमन जैसा देखने को मिलता है, इस्तीफे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। आरोप लगाते हुए पूर्वी और पश्चिमी कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भेदभाव किया जाता है। इस बात को उन्होंने कहा कि अगर पूर्वी कार्यकर्ताओं के घर में किसी तरह की दिक्कत होती है तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पहुंचता है उनके घर में और उनकी सुध-बुध भी लेता है, लेकिन जब पश्चिमी लोगों के घर में ऐसा होता है तो उनके घर पहुंचते हैं, जबकि पूर्वी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल जो कभी कार्यकर्ताओं का एक परिवार हुआ करता था, वर्तमान समय में चाटुकारों का एक गठबंधन हो गया है, चाटुकारों का एक दल हो गया है। इसमें ऐसे ऐसे चाटुकार सम्मिलित हो गए हैं जिनके द्वारा पार्टी के जो मूल और काडर के कार्यकर्ता हैं उनकी भरपूर उपेक्षा की गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी स्वयं में एक परिपक्व नेता और बड़े समझदार इंसान हैं, परंतु वो ऐसे चापलूसों से घिरे हुए हैं जो उन तक आम कार्यकर्ताओं की बात को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ता इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल में एक जो सबसे बड़ी कमी है, जिसके विषय में हमेशा सबके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रीय लोकदल वन मैन शो हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल में पश्चिम और पूरब के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रीज़न ये है कि जैसे ही पश्चिम का कोई कार्यकर्ता होता है तो पूरब के लोगों की और मध्य और अवध के क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर राजस्थान के सीएम से जुड़ी हुई, लेकिन ताल्लुक उत्तर प्रदेश से भी है। पहले खबर को समझिए। सीएम गहलोत ने कहा कि रेपिस्ट को फांसी की सजा के प्रावधान के बाद बच्चियों की रेप के बाद हत्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। रेप करने वाला देखता है कि कल ये मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो हत्या कर देता है। तो अशोक गहलोत ने रेप के खिलाफ एक बयान दिया। नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा करने के प्रावधान के बाद बच्चियों की हत्या करने के मामले बढ़ने लगे हैं और ये मुद्दा भी बना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में ये बयान दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि निर्भया कांड के बाद जब से ये किया गया कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी, इसके बाद बच्चियों की रेप के बाद हत्या के मामले बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि रेप करने वाला देखता है कि कल ये मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो हत्या कर देता है। तो वहीं अगर इस पूरे मामले पर आप गौर फरमाएंगे तो 2 साल में रेप के बाद हत्या के 26 मामले। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में हर साल करीबन 2000 बच्चियों से रेप हो रहा है,
जनवरी 2020 की अगर बात की जाए, जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक नाबालिग बच्चियों से रेप के 4091 केस दर्ज हुए हैं। तो वहीं 2 साल में महिलाओं से रेप के कुल 11,368 केस दर्ज हुए। 2 साल में 26 मामले ऐसे हैं जिनमें रेप के बाद हत्या कर दी गई। तो वहीं अगर आप पूरे कानून पर नजर डालेंगे तो बीजेपी राज में बना था फांसी की सजा का कानून। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में नाबालिग से रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का कानून बनाया गया था। और दूसरे नंबर पर अमूमन बताया जाता है राज्य जिसने इस तरह की सजा को इम्प्लीमेंट किया था। सीएम गहलोत ने नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा के प्रावधान के बाद बच्चियों की हत्या करने के मामले बढ़ने को लेकर बयान दिया। ये बात पहले भी कई नेता उठा चुके हैं। विधानसभा में से लेकर बिल लाए जाने के दौरान भी कई नेताओं ने रेप पीड़ित बच्चियों के मर्डर के मामले बढ़ने की आशंका जताई थी। और बच्चों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगती बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी अगर मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चैलेंज पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ जो रिपोर्ट आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता, अब उत्तर प्रदेश से इस बात का कनेक्शन समझिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। अबू आजमी का कहना है कि औरंगजेब बुरा शासक नहीं था। इसको लेकर के भी सांसद राजकुमार चाहर ने अबू आजमी के इस बयान की निंदा की। तो वहीं रेप के बाद पीड़िता की हत्या के बढ़ रहे मामलों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो बयान अभी हमने आपको सुनवाया, उसके बाद से देश में राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया। हर कोई सीएम अशोक गहलोत के इस बयान की निंदा कर रहा है। इस बयान को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चौहान ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला और उनके बयान की कड़ी निंदा भी की है। सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता बन गई है वो कड़े कानूनों से घबराने लग गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले भी अपने पापों को धोती रही है और आज भी अपने पापों को धो रही है। मैं उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कानून कानून होता है और कानून सख्त ही होने चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का उनको अधिकार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। कानून सख्त ही बनाए जाते हैं और कानून हमारी बेटियों के हित के लिए ही सख्त बनाए गए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव और नीति आयोग की बैठक में शिरकत करी। धामी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट करी है। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। हालांकि धामी का दिल्ली में मौजूद होना अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। वो तमाम नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और सूबे को आगामी कुछ वर्षों में अग्रणी राज्य बनाने की श्रृंखला में किस तरीके से काम किया जाए, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हेलंग में घसियारी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में महिला एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने सरकार से हेलंग घटना के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार को मुख्य बाजार में धरना प्रदर्शन करने के दौरान महिला एकता मंच की संयोजिका ललिता रावत ने कहा कि हेलंग की घटना को 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने सरकार से मामले का खुलासा करने और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है। कार्यक्रम हमारा है जो 15 जुलाई को हेलंग गांव में महिला के साथ घटना हुई थी, उसी क्रम को यहाँ पर हम उनके समर्थन में हमने आज यहाँ पर एक जुलूस और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। हमारी मांगे ये है कि जब तक उन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाए और जो वहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाएं उन्हें वापस नहीं दी जाए, वहाँ पर जो उनके जमीनों पर कब्जा किया है वो उनके पूरे अधिकार उन्हें नहीं दिया जाए, तो हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और हम उनके समर्थन में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत करी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान हजारों की तादाद में महिलाएं गणेश जोशी को राखी बांधने पहुंची हुई थी।
तो वहीं देहरादून पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेसियों के आक्रोश का भी इस दौरान सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून में मंत्री गणेश जोशी के रक्षाबंधन कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंची थी, जहां महिला कांग्रेस की नेताओं ने बीजापुर गेस्ट हाउस के बाहर स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाए। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कुछ देर के बाद छोड़ भी दिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए तय की गई 16 बीघा जमीन का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चाय बागान की जमीन बेचने और खरीदने पर पूरी तरीके से रोक है। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने 2011 में ये जमीन खरीदी और उसके बाद सरकार में काबिज होने के बाद अब इसका नक्शा भी पास करवा लिया गया है, जो सवाल खड़े करता है कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर नियम के खिलाफ काम कर रही है। करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर पहले रजिस्ट्री होना और उसके बाद अधिकारियों की टिप्पणी के बाद भी नक्शा पास हो जाना ये बता रहा है कि बीजेपी के नेता अधिकारियों पर किस कदर दबाव बनाकर अपना कार्यालय बनवाने का काम कर रहे हैं। देहरादून में इस समय 5000 बीघा से 5000, इस समय 350 पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो मेरी स्पष्ट जानकारी है, ऐसी भूमि जिस पर इस तरीके के काम हो सकते हैं उसकी जो संख्या है वो 5000 बीघा से ज्यादा है। – 2022 में रणविजय और पराजय का स्वाद चखने के बाद सीख, सबक और तैयारी, ये सभी दलों के लिए एक तैयारी का सबक भी है और अगला लक्ष्य भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आ रहे हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष जीत के ग्राफ को बढ़ाना चाहती है। तो विपक्ष बार बार हार से धराशायी होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन के साथ अपनी धमक का एहसास कराना चाहता है। कितना आसान होगा विपक्ष के लिए और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और क्या है सूबे के मौजूदा समीकरण? अगर आपको ये समझना है तो ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए अब सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से जुट गई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन के साथ आगे के चुनाव के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि पिछली कई चुनावी जंगों में उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी है और बीते दिनों सपा गठबंधन बिखरा हुआ भी नजर आया, लेकिन लगता है कि सपा की आगे की रणनीति जीत की है और जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सपा प्रमुख और सपा विधायक पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल नजर आ रही हैं। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वहीं इससे पहले आजम खान के घर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में आजम खान और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य साथ दिखाई दिए थे। दरअसल केशव देव मौर्य आजम खान के घर दावत पर पहुंचे थे। इस दौरान केशव देव मौर्य के सुर बदले बदले हुए भी नजर आए थे। उस वक्त केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को निशाने में लिया था। उन्होंने राजभर पर कहा था कि उनकी डोर बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। इससे पहले आजम खान ने गठबंधन के नाराज दलों से बात करने की बात कही थी। फिलहाल अब तक के जो भी हालात सपा के लिए रहे हों, अखिलेश यादव ने चाहे अपनों से ही नाता क्यों न तोड़ा हो, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से अखिलेश पार्टी को फिर से मजबूत करने को लेकर बेहद सजग नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद अखिलेश फिर से नया गुलदस्ता तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पहला गुलदस्ता पूरी तरह से बिखर गया, अगर नया गुलदस्ता बन भी गया तो क्या उसका ख्याल अखिलेश अच्छे तरीके से रख पाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में जीत तय करने के लिए उनका सिर्फ एक ये सियासी दाव होगा? और क्या नया गुलदस्ता लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित कर पाएगा? क्योंकि पिछले कई चुनाव उनके लिए सिर्फ हार ही लेकर आए थे। सवाल कई हैं और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ आने वाला लोकसभा चुनाव ही बता पाएगा। जनता टीवी के लिए डेस्क से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।